नमस्कार, देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मथुरा में कोहरे का कहर दिखा है। बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार। दिल्ली के एम्स में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज चल रहा है। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही साथ अब लंग्स के इन्फेक्शन का 5 दिनों से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल ठीक है। 2 जनवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो डिस्चार्ज होने के बाद घर पर ही रहेंगे वो आइसोलेट। हालांकि उनकी सेहत में सुधार है। कई दिनों से उनकी अच्छी सेहत के लिए जनता भगवान से प्रार्थना भी कर रही है और कई जगह हवन यज्ञ भी होते हुए दिखाई दिए गए। तो 5 दिनों से उनके लंग्स इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल ठीक बताया जा रहा है। तो 2 जनवरी वो तारीख है जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद वो घर में ही आइसोलेट रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गई थी। और अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो एम्स में इलाज चल रहा था, उसके बाद 2 जनवरी को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद घर पर ही आइसोलेट कर दिए जाएंगे वो। सेहत में सुधार है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब लंग्स के इन्फेक्शन में 5 दिनों का जो ट्रीटमेंट था वो खत्म हो चुका है। हालात उनके सुधर रहे हैं। और अगर हम आपको ये बताएं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। होम आइसोलेशन में ही तीनों रहे थे, जिसके बाद अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुधर रहा है और साथ ही साथ डिस्चार्ज होने की उम्मीद है 2 जनवरी को कि डिस्चार्ज होने के बाद, लेकिन उनको घर में ही आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर ये आपको हम बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्थिति सुधर रही है, उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। जहां जनता चिंतित थी, तमाम तरीके के यज्ञ, हवन, पूजन कराए जा रहे थे उनके स्वास्थ्य को लेकर, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर ये पूजन कराए जा रहे थे। तो 2 जनवरी को उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीएम के जनरल फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एनएस बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे इस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य के बारे में। हम जान रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं और डिस्चार्ज होने की तारीख 2 जनवरी बताई जा रही है। तो क्या हो सकता है डिस्चार्ज उनका? और इस वक्त अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो किस तरीके का स्वास्थ्य उनका? उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से स्टेबल है जी, और वो रिकवर कर चुके हैं, तो वो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर यहाँ पर आपसे जानेंगे, वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और उनका लंग्स इन्फेक्शन भी था, तो ऐसे में काफी ट्रीटमेंट मुश्किल रहा होगा, काफी मुश्किलें रही होंगी सामने। सभी के लिए मुश्किल है, सभी लोगों को हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। तो उनके लिए कोई अलग सी बात नहीं थी, लेकिन उनका सिम्टम काफी लेट आए थे, तो एम्स में से पहले ही बात चल रही थी, तो इसके चलते उनको यहाँ लाया गया था। डॉक्टर बिष्ट, सीएम का जो डिस्चार्ज 2 जनवरी को कहा जा रहा है, इसके बाद वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे, तो कब तक की तारीख तय की गई है कि कब तक वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे? होम आइसोलेशन की जो लिमिट है, जो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, उसी के अनुसार 17 दिन तो टोटल पॉजिटिविटी के बाद, लेकिन आज 15वां दिन है, कल 16वें दिन डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो 17 तक तो वो आइसोलेशन में रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनएस बिष्ट। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनरल फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट के अनुसार जल्द ही सीएम डिस्चार्ज हो जाएंगे और होम आइसोलेशन रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फाहिम तन्हा भी जुड़ चुके हैं। फाहिम से जानेंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं 2 जनवरी को, उसके बाद किस तरीके की प्रक्रियाएं रहेंगी, क्योंकि वो आइसोलेशन में ही रहने वाले हैं। फाहिम, कल डिस्चार्ज होना, जिस तरीके से भी बता रहे थे, तबियत में सुधार, तबियत ठीक हो रही है, परिवार की भी तबियत, सभी लोग कल
वापस लौटेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और जहाँ तक बात है आज के कामकाज को लेकर के, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त हो रहा है और तब से इस तरीके से कामकाज जाहिर सी बात है नहीं हो पाया है, तो और आकर के अब टीम अगले 2 दिन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हालात में सुधार है और जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। अगली खबर, मसूरी में नववर्ष की धूम देखी गई। बता दें देश विदेशों से नया साल मनाने मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने मौज मस्ती के साथ नए साल का आगाज किया है। बता दें जश्न के दौरान कोविड-19 के नियमों का यहाँ पालन हुआ है, तो नए साल पर पर्यटकों ने वादियों के मजे लिए हैं। तो जहां एक और कोविड काल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर नए साल को भी लोगों ने सेलिब्रेट किया। हालांकि जो कोविड नियम बनाए गए थे उनका पालन करते हुए इस जश्न को मनाया गया। बता दें विदेशी पर्यटक यहां मौजूद थे। मसूरी से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो नए साल का जश्न के साथ आगाज किया। कोविड-19 के नियमों का पालन यहां पर किया गया है। बता दें पर्यटकों ने मौज मस्ती के साथ इस नए साल का आगाज किया है। नई उमंग, नई तरंगों के साथ हर किसी ने यहाँ पर नए साल का स्वागत किया है और साथ ही साथ कुछ नया करने की भी यहाँ पर उम्मीदें लोगों में दिखी। हरिद्वार में साधु समाज ने मेला प्रशासन के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते भूमि आवंटन न करने को लेकर शासन और मेला प्रशासन के खिलाफ साधु समाज प्रदर्शन करेंगे। शासन और मेला प्रशासन ने अब भूमि आवंटन को लेकर कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं कुंभ मेले के कार्यों से भी कई संत सहमत नजर आए, तो वहीं कुछ संतों ने धरातल पर कार्य को लेकर अखाड़ा परिषद के साथ वार्ता करने की बात कही है। साथ ही अगर कार्य पूरे नहीं होते हैं तो अखाड़ा परिषद के साथ ही कुंभ मेले के बहिष्कार की भी बात इस दौरान कही गई है। इस कुंभ से कुछ भी स्पष्टीकरण इस सरकार ने नहीं किया था। उसके लिए हम लोगों ने जनवरी की पहली तारीख दी थी कि हम इनके सामने आकर पूरा विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे, परंतु आज हमको इस बात का हर्ष है कि कुंभ मेले में इस प्रशासन ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो व्यवस्थाओं की बात है, वह व्यवस्थाएं भी जैसा बाबा हडियोगी जी कह रहे थे कि धरातल पे बहुत काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य हो रहे होंगे कि सही में वाकई ही जो वक्तव्य दिया जा रहा है वो यथार्थ में सही है कि नहीं। और उसके लिए एक हम अपने एक संगठन युवा भारत साधु समाज से भी कहेंगे कि वो भी समय समय पे जाकर जितनी भी सुविधाएं हमारे श्रद्धालुओं को और संतों को यहाँ मिलनी चाहिए वो भी उनको वहाँ पर दिलाने का पूरा प्रयास करें। इस समय बात हो रही थी 15 दिन पहले, अखाड़ों की पॉलिसी रहती है ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि उनको लेना लेता है पैसा। वो इस तरह की अनर्गल बात करते हैं, धरते हैं। जाना तो चाहिए ना, कम से कम फील्ड तो देखना चाहिए। वहाँ बैठे बैठे आपने बोल दिया कि जी तैयारी नहीं हो रही है, उन्होंने कहा जी तैयारी नहीं हो रही है। आप धरातल पर जाके देखियो ना, मेला के जो तैयारी चल रहा है उससे शाश्वत 100% आशावान हूँ। लेकिन इनका इन अखाड़ों में देख लीजिए, 1-1 करोड़ रुपया, 40-40 लाख पे सुमित सैनी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। सुमित, जानेंगे आखिर क्यों ये तकरार सामने आ रही है भूमि आवंटन को लेकर। संतों के 2 गुट बन चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये भूमि आवंटन को लेकर जो संत समाज से युवा साधु समाज की तरफ से भी भाई वो भी 1 तारीख तक अगर आवंटन नहीं होता है तो उसके बाद में प्रदर्शन, वो साधु समाज में काफी नाराजगी रही थी और उसके बाद में खुली चेतावनी दी थी 1 तारीख तक आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं संतों में एक हर्ष की बात तो है, क्योंकि अब आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है मेलाधिकारी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं और जो कुंभ क्षेत्र के लिए जो कार्य होने थे, कुछ संतों का कहना यह है कि कार्य सही तरीके से हो रहे हैं, लेकिन कुछ संतों का कहना यह है कि कार्य पूरी सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। उसके लिए अखाड़ा परिषद के साथ बैठकर बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। उसके बाद जल्द से जल्द जो कार्य है वो सही तरीके से हो, उसके लिए भी बात कही जाएगी। जी सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे।
तो पहाड़ों में पड़ रही बर्फ और मैदान में कोहरे के चलते हरिद्वार में पारा अपने न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा है, जिसके चलते हरिद्वार में आ रहे यात्रियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी ठंड से होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर निगम द्वारा कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को भारी आक्रोश आ रहा है। बता दें तो वहीं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा काफी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाने की बात की जा रही है, मगर व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। तो बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। हमने इलाहाबाद से यहाँ आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी कितनी भयानक ठंड यहाँ पर है। यहाँ पर जो कपकपी वाली ठंड है, सर्दी, बर्फीली हवाएं चल रही है। हमने अपने पूरे बंदोबस्त के साथ नहीं आए थे, यहाँ आने पर पता चला कितनी सर्दी है, ज़्यादा ठंड है। आज के दिन विशेष तौर पे पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से कुछ ज़्यादा ठंड, सर्दी के कड़ाके हो रही है, ऊपर बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, हवा तेज चल रही है, कोहरा भी बहुत तेज है, गाड़ियाँ भी दीपड़ और लाइट जला के चल रहे हैं। तो नगर निगम को चाहिए थोड़ा सा जो है अलाव की व्यवस्था कराएं। जगह जगह जो दुकानें हैं उनके बाहर, जो हमारे यहाँ पे तो स्टेशन के पास में तो होना चाहिए अलाव की व्यवस्था, जिससे लोगों को राहत मिल सके। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, हरिद्वार में इस वक्त की तस्वीरें अगर हम देखें तो ठंड की वजह से जो पर्यटक हैं, वहां के लोग हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं और अलाव नहीं लगाए गए हैं। तो किस तरीके की आगे तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जो हरिद्वार है अपने एक तीर्थ नगरी है, जहां पर देश विदेश के श्रद्धालु लगातार यहां पर हरिद्वार में पहुंचते हैं। तो इसके चलते क्योंकि सर्दियों के समय में जिला प्रशासन के द्वारा भी एक ऑर्डर पास किया गया था, उसमें बहुत सी जगह चिन्हित की गई थी जहां पर अलाव की व्यवस्था करानी थी। नगर निगम को जिम्मेदारी थी, नगर निगम की तरफ से हर बार ये भी कहा जा रहा है कि हर तरह की व्यवस्था कर दी गई है, अलाव के लिए लकड़ियां भेज दी गई है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी लोगों को किसी तरह का अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं है। लोगों को अपने आप ही खुद ही लकड़ी लेके अलाव जलाने पड़ रहे हैं। लेकिन जो यात्री है, जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको कहीं जो सड़कों पे रुकने वाले हैं, जो क्योंकि हरिद्वार है, धर्म नगरी है, तो यहाँ पर सड़कों पे या रेलवे स्टेशन के पास हमेशा भीड़ रहती है। तो ठंड के कारण, ठंड के कारण लोगों को बहुत यहाँ पर समस्याओं का झेलना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जब आदेश दे दिए थे, निर्देश दे दिए थे, तो जब अलाव नहीं लगाए जा रहे, तो अब क्या किया जाएगा आगे? बिल्कुल, अभी तक इसके लिए नगर निगम के पास में जो व्यापार मंडल के द्वारा लगातार जो इसकी शिकायत की गई है कि ये पे किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। अभी नगर निगम देखने वाली बात ये होगी, नगर निगम कब कितना जल्दी हो सके इसके लिए अलाव की व्यवस्था जगह जगह कर सकेगा। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारियों के लिए। तो हरिद्वार में बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग में वन विभाग का प्रभागीय कार्यालय अब नए रंग रूप में नजर आ रहा है। भवन की बाहरी दीवारों पर जिले के जंगलों में मिलने वाले पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के चित्र उकेरे जा रहे हैं। कलाकार आर्ट स्टूडियो ऑफ नई दिल्ली की 10 सदस्यीय टीम की ओर से उकेरी गई आकृतियां यहां पहुंच रहे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद को एक अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से ये मुहिम चलाई जा रही है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी टीम कितनी मेहनत से काम कर रही है और कितनी प्यारी वो आकृतियां हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने को मजबूर हैं। तो जहां लोग इन आकृतियों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। दीवारों पर पशु पक्षियों के वो चित्र बनाए जा रहे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमने नेचर का थीम लिया है। उत्तराखंड में जो एनिमल्स मिलते हैं या फिर जो ग्रीनरी, जो जिस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, माउंटेन्स, हम उसी को इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब हमने ज़्यादा कुछ अलग नहीं लिया है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ही चीज़ें ली हैं हमने यहाँ पे। हमने नेचर का थीम लिया है। उत्तराखंड में जो एनिमल्स मिलते हैं या फिर जो ग्रीनरी, जो जिस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, माउंटेन्स, हम उसी को इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब हमने ज़्यादा कुछ अलग नहीं लिया है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ही चीज़ें ली हैं हमने यहाँ पे। बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो यहीं से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मैं स्कूल यहीं से पढ़ के गया हूँ, उसके बाद कॉलेज दिल्ली से करा है, वहाँ पे स्टूडियो है मेरा। लेकिन जो एक यहाँ की वो होती है ना कि प्राकृतिक सौंदर्यता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, यहाँ के जंगल, नदियाँ, पहाड़,
तो ये हमेशा मेरे मन में रहा है, क्योंकि ये मेरे काम में भी आता है। मैं जितना भी आर्ट वर्क करता हूँ उसमें हमेशा यहाँ का इन्फ्लुएंस रहता है, यही सोच के। और फिर जो है उत्तराखंड राज्य जब से बना है तो उसमें हमारा जो रुद्रप्रयाग है इसको इतनी प्राथमिकता नहीं मिली है। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है इसको लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि हमारे जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का कुछ विकास हो सके। 10 लोगों की टीम लेके आया हूँ यहाँ पे, जो ये वाला हम म्यूरल कर रहे हैं जिसमें हम प्राकृतिक सौंदर्यता को यहाँ के दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग। देखिए, ये रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य ये है कि वन कार्यालय, जो प्रभागीय वन कार्यालय है, इसमें जो भी आगंतुक आते हैं तो उनको जो उनकी विज़िट है हमारे ऑफिस में, उस विज़िट के माध्यम से भी उनके मन में वन्य जीवों के प्रति जो है एक संवेदनशीलता और एक जागरूकता उत्पन्न की जाए। तो उसी उद्देश्य से हमने ये निर्णय लिया कि जो हमारा प्रभागीय कार्यालय है इसका फेसलिफ्ट किया जाए और इसको जो है एक क्रिएटिव वे में वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो इस प्रभाग में वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी वॉल पेंटिंग्स बनाई जाएं, और जो एक आकर्षक भी है और इससे लोगों में जागरूकता भी पैदा। डोईवाला क्षेत्र में लगातार छोटे बच्चों को श्रमिक रूप में कार्य कराने की शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और डोईवाला पुलिस ने 3 छोटे बच्चों को डोईवाला बाजार की दुकानों से छुड़वाया। बता दें, अपने संरक्षण में इन बच्चों को ले लिया है। डोईवाला में इस तरह से पहली बार कार्रवाई की गई है। बाल श्रम कराने वालों में हड़कंप मच गया है इसके बाद। तो वहीं संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई से बाल श्रम कराने वालों पर हड़कंप मच गया है। तो बाल श्रम से 3 बच्चों को मुक्त कराया गया है। प्रशासन की ये कार्रवाई के बाद हड़कंप देखा जा रहा है बाल श्रम कराने वालों में। माँ बाप भी शामिल हैं और जो काम करवा रहे हैं वो भी शामिल हैं, और बच्चों का शोषण करके ये लोग बच्चों की कमाई खाते हैं, बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं। सरकार के पास, पूरे संविधान के पास कानून व्यवस्था है, बाल एवं श्रम कानून की व्यवस्था है, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत इन बच्चों की सुरक्षा हम लोग प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और डोईवाले क्षेत्र को हम पूरी तरह से बाल श्रम मुक्त बनाएंगे। इसमें पुलिस का सहयोग रहेगा, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। आज क्या हो गया? आज सर, आज हमने 3 बच्चे रेस्क्यू किए अलग अलग दुकानों से, यही डोईवाला चौक से ही सर। ये जो शुगर मिल की तरफ जा रही है जो गली, उससे हमने 3 बच्चे रेस्क्यू किए। छोटे छोटे बच्चे सर, 10-11 साल के बच्चे हैं। डोईवाला शुगर मिल में गन्ना सेंटर से गन्ना लाने वाले ट्रैक्टर अपनी क्षमता से अधिक लोडिंग हो गए व्यस्ततम मार्ग से गुजर रहे हैं और दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। आए दिन ये ट्रैक्टर मुख्य मार्गों में पलट जा रहे हैं, जिससे कि इस सड़क मार्ग में अन्य वाहनों पर भी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। दुर्घटनाओं के बावजूद भी परिवहन विभाग से लेकर अन्य जिम्मेदार विभाग भी मौन है। तो ओवरलोडेड वाहनों की वजह से यहां पर अन्य वाहनों पर भी दुर्घटना का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ओवरलोडेड वाहन इस सड़क से गुजरते हैं और पलट जाते हैं। ओवरलोड आ रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है और जानलेवा है। ये कई बार ट्रैक्टर पलटे, और अभी आज का देख लो, आबारी नगर में ट्रैक्टर पलटा है और इसमें जो है किसी भी व्यक्ति की बचने की संभावना नहीं अगर ये गिरेगा। मेरी प्रशासन से, सरकार से ये मैं उनसे आशा करता हूँ और उनसे चाहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे ओवरलोड चाहे ट्रैक्टर हो चाहे ट्रक हो, ये ना आए। और इससे जो है लगातार घटना होती है। हर साल हम देखते हैं, हमारा हाईवे पे घर है, हर साल घटना होती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, प्रशासन को इस पर चिंतन करना चाहिए। डोईवाला में गन्ने की सप्लाई हरिद्वार की तरफ सेंटरों से की जाती है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली वाले काफ़ी ओवरलोडिंग गन्ना भरकर लाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्राय देखा गया है कि कई बार ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पलट गई हैं और दुर्घटना होने से बाल बाल बची हैं। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो है इन पे तुरंत अंकुश लगाया जाए। ओवरलोडिंग जो है तत्काल जो है बंद। खबर डोईवाला से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही। बता दें, तहसीलदार ने कब्जा मुक्त कराए 300 बीघा जमीन।
भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो 300 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करा के सरकारी खाते में उसको दर्ज करा दिया गया है और इस कार्रवाई के बाद अब अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार ने कब्जा मुक्त कराई है ये 300 बीघा जमीन। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है उनके द्वारा पहले भी इन्होंने शिकायत की थी कि उनके जो ये है जगह यहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। तो हमने इसमें जांच की जिसमें पाया है कि ये नदी श्रेणी की भूमि है और ये लगभग 300 बीघा के आसपास है, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा बेवजह ही जो है कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर हमने इनको समझा भी दिया है कि ये इस प्रकार का कार्य ना करें। नदी श्रेणी की भूमि है और ये नगर पालिका की अभी जो है उसमें है अंडर, और इसमें किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण ना करें। नगर पालिका के भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और इस पे हम फेंसिंग करवा रहे हैं और जल्द ही यहाँ पे फेंसिंग होके इसे बिल्कुल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर पालिका पौड़ी को स्वच्छता के लिए प्रथम स्थान दिलाने के लिए नगर पालिका पौड़ी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर पालिका द्वारा नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एनजीओ, मीडिया और सफाई कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इन सभी के माध्यम से लोगों को जैविक और अजैविक कूड़े का निस्तारण अलग अलग कूड़ेदानों में करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे पौड़ी नगर को स्वच्छता के लिए सर्वोच्च स्थान जिले में दिलाया जा सके। जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। शहर को बेहतर रैंकिंग के लिए तमाम जितने भी हमारे एनजीओ हैं या सोशल वर्कर हैं या जैसे मीडिया हैं, मीडिया से संवाद करके संवेदीकरण करके हम तमाम शहर के अंदर जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उसको अलग अलग करने के लिए सभी जागरूक नागरिकों के साथ आम नागरिक से भी ये निवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें और नगर पालिका परिषद पौड़ी को जो सर्वेक्षण 2021 है उसमें बेहतर रैंकिंग के लिए शहर को प्रोत्साहित। जो हमारा सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर पालिका पौड़ी द्वारा सभी बाजारी क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों में सफाई की जा रही है तथा जो जितने भी टॉयलेट्स और यूरिनल हैं हमारे पास उन सब की सफाई की जा रही है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध किया जा रहा है तथा जितने भी जो कूड़ा हमारे यहाँ होता है उसको पूरी तरह सेग्रीगेट किया जा रहा है और बाकी लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर पालिका पौड़ी द्वारा सभी बाजारी। रुड़की नगर निगम 2 सालों तक साफ सफाई में नंबर 1 पर आता रहा है, लेकिन इस बार नगर निगम उत्तराखंड में तीसरे नंबर पहुंच गया था। फिलहाल की बात कही जाए तो कुछ बेसहारा लोग जो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, उनके लिए नगर निगम से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये लोग अपने कंबल में रोड किनारे ही रात काटने को मजबूर हैं। जी कल भी बोला था उन्हें, नगर निगम का आदमी गाड़ी लेके गया था, मगर भैया जी लकड़ी दे दो, यहाँ गरीब आदमी 10 आदमी पड़े हैं, बोलते हैं शाम को भेज देंगे, सुबह को भेज देंगे, कोई भेजता नहीं। अब ये पुराने कटे कटे कपड़े इन्हें से जलाकर आग से। तो देवभूमि में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।